हर रोज हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। ऑफ कोर्स डिशेस बनाते हैं। कितने टाइम के बाद भी कोई मिलते हैं ना, तो आप स्वाद वाले हो ना, एंड हमारा लोगो आप ये वाले हो ना। सो हमने फ्लैट ले लिया था, वहाँ पे मैंने इसी तरीके से डिजाइन करवाया कि मैं वहाँ पे फोल्डिंग किचन मैंने बनाया था उस टाइम पे, ऐसे खोल सकूं। और आज मेरे 5 बड़े बड़े स्टूडियो है। एक गोल से मैंने स्टार्ट किया था कि सूरत में अगर किसी को कुकिंग सीखना है और वो सोचे तो उसके माइंड में पहले स्नेहा ठक्कर का ही नाम आना चाहिए। 1988 में मेरी शादी हुई, 89 में उसका जन्म हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्दी बेटा था मेरा। बट कुछ ऐसी बातें हो गई हॉस्पिटल में कि जिसकी वजह से उसको जो दवाइयाँ दी गई वो उसको कंफर्ट नहीं हुई और उनका ये रिएक्शन हो गया। उनको हो गया मेनिंजाइटिस की वजह से वो चला गया कोमा, और 4 साल तक वो कोमा में रहा। मेरे दूसरे बेटे को लाइक वॉमिट भी होती थी, तो मैं ऐसे अरे इसको वॉमिट हो गई, देखो इसको क्या हो गया। Welcome to Soul Spark, powered by Shaz, and today we have us a renowned chef Sneha Thakkar, known for their unique flavors and exceptional recipes and creativity. आज हम बात करेंगे किचन मैनेजमेंट से लेके मनी मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं स्नेहा ठक्कर से। वेलकम मैम, केम छो, मजा? हेलो यामी, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। मैं आपको देख के ना एकदम ऐसे मैं पूछना चाहती थी फर्स्ट क्वेश्चन कि आप क्या लेके आए, फिर मैंने सोचा नहीं लास्ट में क्या बना के आए। यस बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बिकॉज हर रोज हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। ऑफ कोर्स डिशेस बनाते हैं। एक दिन में आप कितने डिशेस आप सिखाते हो, कितनी डिशेस बनाते हो? लाइक पहले की बात करूँ तो एक दिन में मैं 12 से 15 डिशेस मिनिमम हम लोग सिखाते थे क्लास में। हाँ। और सुबह की रसोई, शाम की रसोई वो तो अलग से होती थी। हाँ। बट स्टिल अभी ऐसा है कि मेरी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, 45 to 50 मेंबर्स की हमारी टीम है। सो फिर भी वहाँ पे हर एक स्टूडियो में अलग अलग डिशेस बनती है, और मैं अभी सबको ट्रेन करती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ। मैं अभी बनाती कम हूँ एंड टेस्ट ज्यादा करती हूँ। फिर घर पे बनाते हो? घर पे भी ऐसे है कि जहाँ पे भी है अभी, बिकॉज ऑफ कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, तो लाइक बनाना कम रहता है और सबको ट्रेन करना होता है। तो जो ट्रेन जहाँ पे भी कुक है और हमारे शेफ है, वो लोग ज्यादा बनाते हैं। एंड स्पेशल डिश जब मुझे लगता है कि आज मुझे ये बनाना है, सबको खिलाना है, या किसी को मेरे हाथ का खाना है, तब जाके मैं ज्यादा एफर्ट्स डालती हूँ इसमें। अब पता है जो विमेन शेफ होती है ना, हम उसको शेफ नहीं कहते, हम बोलते हैं साक्षात अन्नपूर्णा। यस स्वाद देते हैं, और आप तो स्वाद बांटते हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। आपने आज तक कितने लोगों को स्वाद बांटा है? यस 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स। और जब मैंने स्वाद कुकिंग का नाम रखा था ना, तभी भी ऐसा था कि मैंने सोचा क्या रखूं, क्या करूं, कैसे नाम सोचूं। एंड मैंने सोचा कि बट ऑब्वियस कि लाइक कोई डिशेस हम बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो लाइक वो स्वाद ही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्वाद रखा जाए। तो मैंने सालों पहले स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट नाम रख दिया। स्वाद कुकिंग क्लासेस था, उसके बाद इंस्टीट्यूट बना, तो मैंने स्वाद कुकिंग क्लासेस रख दिया था। और अभी है ना, मेरा बेटा है, वो मेरी कंपनी का सीईओ है, वो जुड़ गया है, उसने सब कुछ बदल दिया, पर स्वाद नाम नहीं बदला है कि मॉम आपने ये बहुत राइट डिसीजन लिया था, ये मैं नहीं बदलना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कितने टाइम के बाद भी कोई मिलते हैं ना, तो आप स्वाद वाले हो ना, एंड हमारा लोगो आप ये वाले हो ना। सो इतना हमारा नाम पॉपुलर हो गया है बिकॉज ऑफ एकदम रूटीन में भी ये नाम बोला जाता है, देखा जाता है, लाइक किया जाता है। तो वो हमारा इसकी वजह से भी लोगों को बहुत जल्दी याद रहने लगा। तो मुझे वो तो कभी भी चेंज नहीं करना है। मतलब ये स्वाद ना हर किसी की जबान पे आ चुका है। यस बिल्कुल, है ना? वाह क्या स्वाद है। हाँ वाह क्या स्वाद है। इनफैक्ट दूसरे शेफ भी मतलब टेस्ट करते हैं और बोलते हैं यस बहुत अच्छा है, तब मुझे लगता है मेरा ही स्वाद बोल रहे हैं। मतलब आपने वो मेन सिग्नेचर छीन लिया। यस एग्जैक्टली। अच्छा, स्वाद कुकिंग से पहले स्नेहा ठक्कर, शेफ स्नेहा ठक्कर की जर्नी क्या थी? आज मैं शेफ स्नेहा ठक्कर हूँ, बट लाइक 26 साल पहले मैं मिसेस स्नेहा ठक्कर थी जी। तो ये 26 साल में यहाँ से यहाँ शेफ की जो जर्नी है पूरी, उसमें मैंने क्या क्या स्टेप आगे बढ़ाए, कैसे किया,
क्या क्या ट्रेनिंग ली, कैसे मैंने स्ट्रगल किया और किस तरीके से शुरू किया, वो सारी बातें हम आज यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। શ્યોર. અચ્છા, હવે આપણે ગુજરાતીમાં કહું ને તો કલમનો ક, A for apple અને 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. या बिल्कुल। जहां तक मुझे पता है आपने शायद घर से शुरुआत की थी, हाँ बिल्कुल। है ना? कौन सा दिन था, कितने साल पहले की बात है और कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये 1997 की बात है, आज से 26 साल पहले। और वैसे देखा जाए तो लोगों को लगता है कि वाह शेफ स्नेहा ठक्कर कितने हैप्पी है, कितने आगे बढ़ गए, क्या है, पर उसके पीछे जो हमारी जर्नी के पीछे जो लाइक हमने स्टेप बाय स्टेप हम चढ़े होते हैं, इसमें क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं वो किसी को नहीं पता होता है। सो वही चीजें हम आज अगर सामने लेके आते हैं तो सारे फीमेल को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मोटिव भी आज वही है। तो 1997 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ मेरी हिस्ट्री ऐसी थी, लाइक ऐसी मेरी जर्नी थी कि मेरी शादी, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है छोटे से शहर में, भरूच में। पर छोटी थी ना, तब से मेरे अंदर एक कुकिंग की क्यूरियोसिटी हमेशा थी, क्योंकि मेरी मॉम भी बहुत अच्छा कुक थी। हाँ. तो उसके साथ मैं बैठ के देखती रहती थी। वो एक थोड़ा छोटा सा था मेरे माइंड में कि मुझे पसंद है। और शादी हो गई सूरत में। तो सूरत तो फूड की नगरी है, बट ऑब्वियस तो यहाँ आके मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया और मैंने करती गई देखती गई, इतने मतलब अपने शौक के लिए। पर वहां पे मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आया, बिकॉज मेरा पहला बेटा था और 1988 में मेरी शादी हुई, 89 में उसका जन्म हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्दी बेटा था मेरा। बट कुछ ऐसी बातें हो गई हॉस्पिटल में कि जिसकी वजह से उसको जो दवाइयाँ दी गई वो उसको कंफर्ट नहीं हुई और उनका ये रिएक्शन हो गया। उनको हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की वजह से वो चला गया कोमा में और 4 साल तक वो कोमा में रहा। और फिर मैं प्रेग्नेंट। लोगों ने मुझे समझाया कि तू इतनी दुखी है, तू कुछ दूसरा मतलब अभी चांस ले और दूसरा बेटा अच्छा आएगा या बेटी अच्छी आएगी तो लाइक तेरी ऐसे ये सब निकल जाएगा, वैसे करके। एंड मैंने वो बात मान ली और फिर मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी और तभी मेरा 8वां महीना चल रहा था और वो बेटे की डेथ हो गई और मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई कि क्या हो गया, क्योंकि मैंने 4 साल उसके पीछे लाइक इतना कुछ किया था कि पूछो मत, कि उसको बचाने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए। पर कहीं पे भी वो कोई चीज काम नहीं आई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, ऑल, बट नहीं कुछ बचा हाथ में और मेरा दूसरे बेटे का जन्म हो गया। अब मैं इतनी इसकी वजह से घबरा गई थी, डिप्रेस हो गई थी कि जिसकी वजह से उसको, मेरे दूसरे बेटे को जो अभी मेरी कंपनी का सीईओ है, उसको कुछ लाइक वॉमिट भी होती थी तो मैं ऐसे, अरे इसको वॉमिट हो गई, देखो देखो इसको क्या हो गया। सो लाइक इतनी सारी, मतलब मैं अंदर से डर चुकी थी कि इसके आगे मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लाइक इतने में मेरा भैया बार बार मेरी ये सिचुएशन देख रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरी सिचुएशन देख रहे थे कि ऐसा है। तो मेरे भैया ने बोला कि तू पागल होने वाली एक दिन, तू इसमें से बाहर निकल, तू क्यों भूल नहीं पाती है वो चीज को। पर 4 साल मैंने यहाँ कब्बे में डाल के पूरा शहर टू शहर घूमी हूँ, वो नहीं जा रहा था मेरे माइंड से कि इसको तो कुछ नहीं हो जाएगा ना वापिस, ऐसा। तो उन्होंने बोला कि तू कुछ कर। तो मैंने बोला क्या करूँ, तो कि तू खाना बहुत अच्छा पकाती है और तू खाने का कुछ भी कर। तो मैंने सोचा क्या कर सकती हूँ, फिर मैंने बोला कुकिंग क्लासेस में कर सकती हूँ, क्योंकि तब कोई इतने कुकिंग क्लासेस वगैरह नहीं थे, 1-2 मैंने देखे थे मुंबई वगैरह में। मैंने बोला ठीक है मैं कुकिंग क्लास तो करूंगी, पर वापस सोच आई कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, लाइक सिटी में था, कुछ फैसिलिटीज ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हमारी बंगलो की जगह वगैरह था वो भी हमने निकाल दिया था ये बच्चे की ट्रीटमेंट के पीछे। तो मैंने बोला मेरे पास कुछ इतनी फैसिलिटी तो है नहीं, मैं कैसे सोचूं। पर मेरा जो मायका था वो पहले से ही बहुत ही अच्छे से वेल टू डू फैमिली से था, तो वो घोड़दौड़ पे उस टाइम पे रहता था, बंगलो था उसका, फुल टाइम का घर में वो हेल्पर था, चॉपिंग कटिंग एंड ऑल। तो उसने बोला तू टेंशन मत कर, तू मेरे घर पे आके शुरू कर दे, पर कर दे,
क्योंकि तुझे इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को बात की तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, घर में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जा सकती है। तब मेरा ये छोटा बच्चा सिर्फ अभी सीनियर केजी में जा रहा था। मैं यहाँ पे हर एक जो फीमेल है उसको एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको पकड़ लो। अगर उस टाइम मुझे मना करना था, अगर मुझे एक्सक्यूज देने थे तो मैं दे सकती थी कि नहीं यार मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी तो मुझे आराम करना है, मैंने 4 साल बहुत ही स्ट्रगल कर ली है। बट मैंने बोला कि नहीं मैं करूंगी। उन्होंने बोला सच्चा तू कर पाएगी? मैंने बोला तेरी बहन, क्योंकि वो भी बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही मतलब होनहार है, अभी वो फिल्म प्रोड्यूसर है बॉलीवुड में। तो मैंने बोला मैं तेरी बहन हूँ, मैं कर पाऊंगी, मुझे पक्का प्रॉमिस है मैं कर पाऊंगी, प्रॉमिस देती हूँ तुझे, बट हाँ तू अगर बोल रहा है तो मैं तेरे घर पे आके करूंगी। हम रहते थे सोनी फलिया सिटी एरिया में। आप लोगों को, सूरत के लोगों को पता होगा, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, सिटी एरिया है। तो वहां पे मैं मेरी पूरी फैमिली की खाना पकाना, मैंने बोला मैं 3 टाइम खाना पकाती थी। ऊपर नीचे हम काका जी काकी जी सब रहते थे, पूरी फैमिली का खाना पका के करके मेरे बेटे को स्कूल भेज के, एक्टिवा लेके, सारा सामान लेके मैं जाती थी वहां पे। तब तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लैंडलाइन पे मैं इंस्ट्रक्शन देती थी मेरी भाभी को और उनके हेल्पर को, ऐसा ऐसा करवा के रखना, मैं आती हूँ ऐसा ऐसा। डैन में वहां पे जाती, क्लास लेती, शाम को वापिस आती एंड फिर शाम को घर पे आके घर चलाना, घर के लोगों का सब कुछ करना। रात को 12 बजे मैं रेसिपी वापिस लिखने बैठती थी, कुछ करेक्शन करना होता था। एंड एक जोम था, एक गोल था। एक गोल से मैंने स्टार्ट किया था कि सूरत में अगर किसी को कुकिंग सीखना है और वो सोचे तो उसके माइंड में पहले स्नेहा ठक्कर का ही नाम आना चाहिए। सो वो गोल के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था। उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया, आगे बढ़ती गई वो गोल अचीव करने के लिए। और फिर शाम को आके ये सब करने के बाद भी मैं रात को कभी भी, कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा बोले कि मैम हिंदी रेसिपी नहीं है, हिंदी रेसिपी मिलेगी, तो आई कैन से यस। मैंने कभी मना नहीं किया कि नहीं कैसे होगा, आप लोग गुजराती है, इंग्लिश है, फिर क्यों हिंदी मांग रहे हो। पर मैं रात को ट्रांसलेशन करने के लिए बैठती थी, लिखती थी, टाइपिंग के वाले के पास जाती थी, वहां पे भी बैठती थी और वहां टाइपिंग हो जाता था। फिर जेरोक्स वाले के यहाँ तो पूरा थप्पा लेके जाती थी, जेरोक्स निकलवाती थी, क्योंकि तब नहीं मेल था, ईमेल था, प्रिंटर था। अब ऐसा है घर पे बैठे बैठे टाइप करो, लिखो, सेंड करो, मेल गया, वहां पे कॉपी निकली, हमारे पे आई, प्रिंटर पे, ऑफिस पे निकल गई। वो सब नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं अकेली ये सब कर रही थी और एक भी एक्सक्यूज नहीं डाल रही थी। तो किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं लेना है। अगर आप एक्सक्यूज देते रहते हो तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यार आजकल अभी के जितने लोग आपको जानते हैं, सबका एक परसेप्शन है कि स्नेहा ठक्कर, आज शेफ स्नेहा ठक्कर इसलिए क्योंकि उनके पास तगड़ी टीम है, बट पास्ट नहीं जानते हैं। Yes. ना, एवरीवन हैज देयर डार्क साइड। अरे इनफैक्ट कुकिंग के क्लास में जब वो लोग आते थे तो लाइक हमारे असिस्टेंट है, 2 असिस्टेंट है, तो उनका नाम हम बोलते रहते हैं कि ये 2 वो 2। तो लाइक क्लास खत्म होने के बाद वो लोग बोलते हैं मैम ये लोग हमें मिल सकते हैं घर पे। मतलब ये लोग है तो हम इतना सारा बना लेंगे। तब मैं वही चीज बताती हूँ कि ये सारी चीज मैंने अकेले में की है, तब जाके ये सारे घूम रहे आसपास में। अकेले से शुरुआत की थी, आज आपके पास आपका एम्पायर एक भी एम्प्लॉय नहीं था, नथिंग। सो सुबह से उठ के पूरा घर का करना, एंट्री खुद लेना, सारे चॉपिंग कटिंग से प्रिपरेशन जिसको हम मिजापला भी बोलते हैं वो खुद करना, क्लासेस खुद कंडक्ट करना एंड बाद में वाइंड अप खुद करना। सब कुछ मैंने सिंगल हैंड किया है। सो सिंगल हैंडेड सारा वर्क किया है। सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था फैमिली में? फैमिली में मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा सपोर्टिव एंड उसके साथ मेरे सास ससुर, मेरे घर में सब लोग बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि मेरा एजुकेटेड फैमिली था। सो मेरे सास भी उस जमाने में एमए थे और मेरे ससुर एलएलबी थे। तो वो लोग ऐसे मतलब होद्दे पे थे, तो उन लोगों को पता है कि काम करना बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को वो चीजें हमेशा काम आती है। तो मेरे हस्बैंड ने हर जगह पे जहाँ पे भी मैं रुकी हूँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि लाइक बिना सपोर्ट तो मैं बोलती हूँ कि फीमेल आगे ही नहीं आ सकती। तो फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली होना ही चाहिए और मेरे साथ था ही। 26 साल के बाद भी आज आपको देखते तो लगता है कि हाँ वो जुनून है अभी भी सिखाने का।
हाँ बाकी काफी लोग हैं जो उनकी टीम बिल्ड हो गई, स्टाफ आ गया, एम्पायर बन गया, वो रिटायरमेंट वाली मेंटालिटी में, ठीक है अब हम नहीं करेंगे, अब हमारे पास है, वो नहीं, करेंगे। इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट मैं जिस दिन ऑफिस लेट आती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि क्यों आज गई नहीं, क्यों लेट आ गई। सो इनफैक्ट मेरे जो मैनेजर है और सब लोग बोलते हैं मैम आज अच्छा नहीं था तो क्यों आए ऑफिस पे, हाँ चिल करते आज नहीं आते, पर नहीं मुझे जाना ही होता है। सो मेरी ऑफिस पे तो मुझे आना ही होता है, मैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं नहीं करती करते। क्योंकि करियर के बारे में मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। हमेशा हर चीज से स्टिल हमेशा हर चीज से सेटिस्फाइड हो जाओ, ये भी मेरा एक मैसेज है कि हर चीज से सेटिस्फाइड हो जाओ। हमेशा से ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, वो मत करो कभी भी। बट करियर के बारे में मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए ही चाहिए, वो करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। नाइस, कैसा इंस्पिरेशन मिल गया आज के दिन। स्वाद, हाँ स्नेहा ठक्कर, शेफ स्नेहा ठक्कर અને स्वाद कुकिंग क्लास, ओके। એ ક્યારે આપ્યો? 1997 में मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने स्वाद कुकिंग क्लासेस नाम दिया। जैसे मैंने बताया हाँ। कि मैं मेरे मायके में जाती थी, वहां पे मैंने 1 साल तक चलाया। 1 साल के बाद हमारा कुछ हमने फ्लैट ले लिया था, वहां पे मैंने इसी तरीके से डिजाइन करवाया कि मैं वहां पे फोल्डिंग किचन मैंने बनाया था उस टाइम पे, ऐसे खोल सकूं। और आज मेरे 5 बड़े बड़े स्टूडियो है, मतलब उस टाइम एक ही पाटिया जिसको बोलते हैं वही था, उसको खोल के मैं क्लास लेती थी, सिलेंडर लगाती थी एंड ऑल। और वहां पे घर पे मैंने इस तरीके से बनाया कि सब किचन का काम खत्म हो जाए फिर मैं उसको खोलूंगी और उसके साथ काम करूंगी। और वो करने के बाद लाइक धीरे धीरे स्वाद कुकिंग क्लासेस में से स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट बना, क्योंकि वहां पे भी मैं 30 to 35 मेंबर्स को बैठाती थी। तब एक ऐसा होता था कि लाइक इतने सारे मेंबर्स है, अभी बिठा रही हूँ तो कुछ करना पड़ेगा आगे जाके। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आगे सोचते हैं, तो फिर मैंने एक बंगलो रेंट पे लिया। और सब लोग मना कर रहे थे कि इतना अच्छा घर पे अर्निंग कर रही है, क्यों तुझे बंगलो पे जाना है, क्यों ऐसा काम करना है, मतलब रेंट कैसे निकलेगा, सोचती नहीं है ये वो। बट मेरे हस्बैंड उस टाइम स्टिल मेरे साथ में खड़े थे कि तू कर पाएगी, आई नो तू कर, तुझे जो करना है मैं तेरे साथ हूँ। एंड मैंने सोच लिया था एक कि भाई ये रेंट जो है वो कैसे निकलेगा, कैसे करूंगी। एंड देन मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे भी मैंने 8 साल चलाया, बहुत सक्सेसफुली, एक अच्छे से मेरा शुरू हो गया। तब मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि हमेशा हम जब बिजनेस करते हैं आगे लेके जाते हैं तो एक स्ट्रेटेजी पे चलता है काम। तो 100 रुपीज में मैं कुकिंग शो करती थी, ओनली 100 रुपीज में। वो 100 रुपीज में सारी क्लब के डिफरेंट क्लब्स एंड सूरत के लोकल पब्लिक एंड ऑल आते थे वहां पे, और मेरी क्वालिटी देखते तो बोलते वाह ये तो मैम तो कितना अच्छा सिखाते, कितना अच्छा रेसिपी, कितना अच्छा टेस्ट है। और वही लोग 100 रुपए में से 3-3 हजार 5-5 हजार के हमारे पैकेज मैंने बनाए थे, वो पैकेज लेके जाते थे। ये स्ट्रेटेजी से मैं बहुत जल्दी से फेमस हो गई और इतना बढ़ गया कि अगेन मैंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि कैसे उसको और आगे बढ़ाए। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए उस टाइम पे मैंने पाल आरटीओ के सामने बहुत बड़ी 3 शॉप ली। पर तब मेरे साथ जुड़ गया मेरा बेटा, जो कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। पर उसने 2 साल जॉब कर ली, फिर देखा उसने कि जॉब में तो इतना मजा नहीं है, मॉम ने इतना अच्छा बिजनेस आगे बढ़ाया तो क्यों मैंने ये करूं। तो उसने बोला कि मॉम मैं आपके साथ आने वाला हूँ, मैं ये बिजनेस में जुड़ जाऊंगा। तो आई एम शॉक्ड कि क्या तू कैसे करेगा, तू थोड़ा शेफ है, तुझे थोड़ा आता है बनाने का। तो क्या, अरे जो आपने हार्डवर्क किया है बहुत अच्छा किया है, पर जो चीजें आपने नहीं की वो मुझे करनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है चल तू क्या करेगा। तो बोले 2 महीना मेरे को दो। मैंने बोला ठीक है, दिया, और वो मेरे साथ ज्वाइन हो गया। तब आप बिलीव नहीं करोगे कि लाइक हमारा जो फ्लैट जहाँ पे मैं क्लासेस लेती थी वो हम सेपरेट हुए थे, हमारे 2 भाई, तो हमने बेच दिया था क्योंकि अभी और हमें नया लेना था। तो तब हम टेम्पररी एक रेंट के शॉप में, रेंट के घर में रहते थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा अभी एक काम करते हैं, हमने घर निकाल दिया ना, हम शॉप लेते हैं और एक बड़ा जगह लेके वहां पे आपके क्लासेस स्टार्ट करते हैं।
मैंने बोला नहीं, एक गुजराती मेंटालिटी होती है ना, घर बेचा है तो घर ही लेना है। घर ही लेना है। तो मैंने बोला घर ही लेना है भाई, तू बात मत कर शॉप की। तो उसने बोला नहीं, घर ही लेना, सॉरी शॉप ही लेनी है, इसमें से कमा के बहुत बढ़िया घर में बनाऊंगा, हम लेंगे। मैंने बोला नहीं। तो हमारी डिबेट चली थोड़े दिन फैमिली में, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। तो हमने 3 शॉप वहां पे ले ली, और फिर मेरा बना स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। तो स्वाद कुकिंग क्लासेस में से हमने बनाया स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। और स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट मैं और मेरे बेटे, क्योंकि एक टेक्नो पर्सन, एक यंग ब्लड मेरे साथ जुड़ गया, और वो भी बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही क्रिएटिव और वर्कोहॉलिक है। मेन थिंग इज पूरी रात भी वो काम करना बोले तो कर सकता है। तो वो जुड़ गया, एंड देन उन्होंने और मैंने और मेरी टीम में बहुत लोग जुड़ते गए, और बहुत अच्छे से वर्कआउट करके, मतलब कि जब घर में था तो मैंने बोला था कि सूरत में स्नेहा ठक्कर का नाम आना चाहिए। फिर यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि अभी गुजरात नंबर 1 इंस्टीट्यूट मुझे बनाना है, और वो किया। सो गुजरात नंबर 1 इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी हमें मिला है। तो वो एक इंस्टीट्यूट का अवार्ड पाने के बाद भी हम रुके नहीं, और हमने सोचा कि लाइक अभी इंडिया में कुछ करना है। तो इसके लिए स्वाद इंस्टीट्यूट पे से अब क्या करें, तो तब मैंने हमारे सर्टिफाइड कोर्सेज स्टार्ट किए। तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड क्रैश कोर्स, जो कि यूएसए का सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं अभी स्टिल, एंड एक हमने किया लाइक डिप्लोमा इन गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। तो वो स्टार्ट किया, जिसको लेके जितने भी लोग हैं जो अपना करियर सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए बेस्ट था। तो धीरे धीरे क्या होता गया कि ये करते गए। सो गुजरात में बहुत अच्छे से वेज इंस्टीट्यूट खास करके ऐसा कोई नहीं था जो हम प्रोवाइड करते थे। तो वो चालू हो गया, एंड ऑल ओवर इंडिया में अभी हमारा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है स्वाद इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट में से बन गया ये स्वाद इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्ट्री एंड कुलिनरी आर्ट्स, जो अभी सैटेलाइट एरिया में लोकेटेड है, हमारे 22,000 स्क्वायर फीट एरिया में। और वहां पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और आने के बाद वो लोग लाइक सीखते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ, और वो लोग अपनी सक्सेसफुल करियर बनाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि लोग करियर बना के लाइक अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक 1 by 1 करके जर्नी हुआ। तो आज अभी हम ये यहाँ पे है। काफी लोगों को नहीं पता है जो स्नेहा ठक्कर के पीछे की इतनी लंबी जर्नी, इतना लंबा सफर, एंड यू टर्न एंड यू नो स्ट्रेटेजी स्किल्स થી લઈને તમે સ્વાદ કુકિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સુધી પહોંચ્યા, રાઈટ? ઘણું બધું તમે મેનેજમેન્ટ શીખવાડ્યો, ઘણી બધી ટેકનિક બી શીખવાડી કે ભાઈ આ કરવું હોય તો આવી રીતે તમે કરી શકો છો, આ વસ્તુ તમે મેનિપ્યુલેટ કરી શકો, તો મેગ્નેટ થી ખેંચી શકો છો। 99 રૂપીસ થી સ્ટાર્ટ કરીને તમે 3-4,000 ના પેકેजेस તમે લવડાવતા। આમાં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, હવે મની મેનેજમેન્ટનું શું મતલબ મહત્વ છે અહીંયા સુધીના જર્નીમાં? યસ, સી टाइम मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी, बिकॉज कोई भी फील्ड है टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, भागते रहते हो तो एंड ऑफ द स्टोरी ऐसा होता है कि हमें जो करना था ना वो हम नहीं करते और दूसरे काम हो जाते हैं। सो प्रायोरिटी बेस पे आज हमारी टीम को भी मैं और मेरा बेटा वही चीज समझाते हैं, और वो लोग वही स्टेप वाइज काम करते हैं कि प्रायोरिटी वाइज काम करना है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि ये काम पहले होना चाहिए, बाद में ये इससे ऐसे। तो इम्पोर्टेंट वाइज जो अगर आप काम करते हो, प्रायोरिटी वाइज करते हो, तो बट ऑब्वियस उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। पर टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि लाइक बहुत सारे फीमेल ऐसे बोलते हैं कि लाइक मैंने इनफैक्ट मेरा खुद का नहीं, मेरे आसपास में मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया है, और वो आज लोग बहुत हैप्पी है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो वो डिजाइनर है, आज बहुत अच्छी डिजाइनर है, आज भी मुझे याद करती है कि स्नेहा तेरे कहने से मैंने स्टार्ट कर दिया, वरना मैं सोचती रहती। तो एक सोचते रहते हैं टाइम नहीं मिलेगा, लाइक मेरे सास ऐसे है, मेरे घर में बच्चे हैं, ये वो। फीमेल को ऐसा होता है कि जो भी जिम्मेदारी है ना वो उनकी खुद की ही है, बाकी किसी की है ही नहीं घर में।
अगर वो चीज, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, मैंने भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके ही यहाँ तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागी हूँ, बट कैसे करना है वो टाइम मैनेजमेंट से ही आता है कि भाई इतने से इतना टाइम मुझे फैमिली को देना है, इतना वर्क मुझे ये टाइम पे निपटाना है, ये टाइम पे मुझे ऑफिस पहुंचना है, ये टाइम पे मेरा अभी भी है कि जैसे ही मैं ऑफिस से निकलती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, मेरे कॉलिंग चालू हो जाते हैं, जितने भी दिन में मेरे मिस कॉल गए होते हैं, क्योंकि मेरे फोन साइलेंट पे होते हैं या जो भी है, तो वो भी एक जिम्मेदारी है। पर वो टाइम मैनेजमेंट से आता है कि भाई वो टाइम पे मुझे कॉलिंग कर लेनी है। जैसे अभी मैं मेरी खुद की डायरी गाड़ी में लेके आई थी, तो यहाँ हमारे ब्रांच मैनेजर के साथ आई, तो गाड़ी में भी हम वही चीजें डिस्कस कर रहे थे कि अभी टीम का क्या है, कैसे करना है। सो कहीं से भी आप टाइम निकालो, टाइम मिलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट है। सेकेंड थिंग होता है कि टाइम मैनेजमेंट के बाद आप बोलते हो कि लाइक मनी मैनेजमेंट। तो लाइक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी जो फील्ड है ना, इसमें इतना एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ट्रेनिंग के पीछे करना है। लाइक मानो कि सीखना है, तो ऐसा लगता है कि भाई चलो आज मेरे यहाँ लाइक 2000 से लेके 4 लाख तक के कोर्सेस है। पर कोर्स 3 लाख 4 लाख का भी है और 2000 का भी है, और अभी भी हम कुकिंग शो तो स्टिल हमारा चालू है। सो 250 वाला कुकिंग शो भी है, 500 वाला कुकिंग शो भी है। बट ऐसा है कि लाइक ये सब चीजें जो है, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेनिंग जब आप लेते हो, कोई कोर्स सीखते हो, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी मनी की, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। उसको हम फीस या इसको एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी अर्निंग करने के लिए आपको कुछ छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करना है। तो किचन सबके घर में है कि नहीं? सबके घर पे किचन होता है। तो वो किचन से ही आप छोटा सा स्टार्टअप करो। बस थोड़ा बहुत आपको इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी कि भाई चलो ये ग्राइंडर है तो कमर्शियल ले लिया, ये अवन है तो कमर्शियल अवन ले लिया। सो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, वो हो गया आपका एक्सपेंस। अब आपने स्टार्टअप कर दिया। अब मनी मैनेजमेंट, तो लाइक मनी मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है कि सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो ना, तो आपका ये होता है कि वेस्टेज बहुत होता है। तो सबसे पहले आप वेस्टेज पे कंट्रोल करो, क्योंकि वेस्टेज जितना भी ज्यादा जाएगा इतना एक्सपेंस ज्यादा आता रहेगा, और वो आप एंड ऑफ द मंथ में पता चलेगा कि हमने जितना अर्निंग किया इतना तो गंवा दिया। तो वहां पे मनी मैनेजमेंट करना है आपको, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होने देना है। सेकेंड थिंग आपको ये करना है कि जब भी आप काम करते हो, चीजें बाहर से लाते हो, तो बट ऑब्वियस आपको क्वालिटी देनी ही पड़ेगी। आज के जमाने में जब आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला होगा। तो क्वालिटी आपको देनी है, तो क्वालिटी देने के लिए बट ऑब्वियस आपको अच्छी अच्छी चीजें खरीदनी पड़ेगी, मार्केट से लानी पड़ेगी। तो वो चीजें आप लेके आओ, एंड इसमें आप होलसेलर ढूंढो, बल्क में चीजें लो, वहां पे आप कॉस्ट कटिंग करो। सो कॉस्ट कटिंग करोगे तो भी एंड ऑफ द आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है कि कॉस्ट कटिंग कैसे करना है। तो इसी तरीके से आप कॉस्ट कटिंग करो, एंड देन आप जो आपके एम्प्लॉइज है, जो भी है, वहां पे भी आप क्वालिटेटिव स्टाफ को हायर करो। वहां पे आपको थोड़ा पैसा ज्यादा डालना पड़े तो डालो, पर होता क्या है कि वो जो पैसे आप इनके ऊपर डालते हो वही आपको अर्निंग करके देगा। तो वो चीजें आप धीरे धीरे समझते जाओगे, बिजनेस में करते जाओगे, वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। एंड जब आपके बहुत बड़ा एम्पायर हो जाएगा तो बाद का मनी मैनेजमेंट तो आपके अकाउंटेंट करेंगे, और जो भी आप हायर करोगे वो लोग कर लेंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं है। पर जब छोटा मोटा शुरू करते हो तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। yes. आज स्नेहा ठक्कर का एम्पायर है, और मेरा एक सवाल था कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हो? मैंने देखा है स्वाद की टीम जब मैं आई थी। यस, और अभी तो वैसे टीम को जो मैनेज करना है, तो लाइक ज्यादातर तो हमारे जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर जो अभी मेरे साथ आए ही है, सो वो सारा ज्यादातर टीम को मैनेज करते हैं। मैं इन लोगों को मैनेज करती हूँ, वो टीम को मैनेज करते हैं। पर होता है कि लाइक कोई भी बिजनेस जब ये एक सक्सेस मोड पे आता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने मेरी जर्नी बताई कि बहुत हमने हार्डवर्क किया, तो हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क के बाद होता है स्मार्ट वर्क।
स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट वर्क के साथ साथ में होता है टीम वर्क। टीम वर्क अगर ये 3 वर्क का कॉम्बिनेशन जिस दिन आप समझ गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती और आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें मैंने की है, हार्ड वर्क भी किया है। मेरा बेटा आया, उसके बाद स्मार्ट वर्क हमारा बढ़ गया और टीम वर्क भी हमारा बढ़ गया। तो टीम को मैनेज करना एक्चुअल देखो तो बहुत टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है। बिकॉज ऑफ कि जब अकेले आप काम करते हो ना, तो आपको पता है कि आपके माइंड को क्या चाहिए, आपको पता है कि आपका माइंड क्या आपको बता रहा है और उसी हिसाब से आपके हाथ काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइंड क्लैश होते हैं, सब अलग अलग माइंड से काम करते हैं और उनको संभालना, उनके साथ काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पर इसके लिए हर टीम का एक ग्रुप है और लाइक मानो कि हमारी एक एडमिन टीम है, तो एडमिन टीम को हैंडल कौन करता है, तो वो एक बंदा है कि वो उन्हीं को हैंडल करके मैनेजर तक बात पहुंचाएंगे कि भाई ये सबका क्या क्या हिलचाल है, वो आपको इधर बताना है। सेकेंड हमारा सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की पूरी टीम है, तो उसके ऊपर भी एक हेड देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो मैनेजर तक बात लेके आता है। देन हमारा पूरा एक मीडिया टीम है, सो वीडियोग्राफर है, एडिटर है, ये सारे लोग हैं, तो उनका भी यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। देन हमारी किचन टीम है, सो किचन टीम में क्या हो रहा है, तो एक मेरा किचन मैनेजर है, तो जो सालों से हमारे साथ है, 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो किचन मैनेजर है। तो बात बात में हर चीज में मेरे को या स्वाद के जो ब्रांच मैनेजर है हमारे, उनको नहीं देखना पड़ता है। हर चीज का एक लीड है, तो वहां से बात यहाँ तक आती है। तो किचन मैनेजर है, तो वो देख लेते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम कि आज ये स्टॉक मतलब आज ये शेफ का ये है या हाउसकीपिंग का ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो किचन मैनेजर ही देखेंगे और वो हमारे ब्रांच मैनेजर को अपडेट देंगे। एंड हाउसकीपिंग टीम है, तो हाउसकीपिंग के जितने प्रॉब्लम है वो भी किचन मैनेजर के पास जाएंगे। अगेन स्टोर मैनेजर है, तो आज क्या सामान लाना है, क्या है, ये सब वो देखेंगे। सो मेरा नहीं, कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो इसी तरीके का सारा मैनेजमेंट होता है और वो मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। एचआर है, वो देखते हैं आगे जाके। एंड लाइक धीरे धीरे ये सारे मतलब हर महीने में, एक मंथ में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में जो भी कंक्लूजन है वो आते हैं, जो भी सजेशंस है वो हम लेते हैं, फीडबैक्स लेते हैं स्टूडेंट से, सब कुछ इसी तरीके से चलता रहता है। तो भी लाइक एंड ऑफ द मंथ में बहुत सारे वो होते हैं जो टास्क होते हैं, वो सब क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, મોસ્ટલી જે ફિમેલ ને જેને ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે, એમને એક જવાબ મળી ગયો છે કે હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ થી લઈને એમાં મની મેનેજમેન્ટ અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં તમે બધું જ કહી દીધું છે। બાકી નોટ પેન લઈને બેસી જજો। आगे स्नेहा ठक्कर फ्यूचर में आगे के उनके क्या प्लान्स है, और उनके प्लान के साथ आप रिटायर्ड तो होंगे ही ना, कि अभी भी मन नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मन नहीं है। रिटायर्ड क्यों होगी, प्रायोरिटी चेंज होगी। फिर प्रायोरिटी चेंज ऐसा होगा कि लाइक शायद ऐसा होगा अभी के फैमिली को टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगी, हमारा एंटरटेनमेंट पे टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगी और ये कम करूंगी, पर रिटायर्ड नहीं होंगी। रिटायर्ड मतलब घर पे बैठ जाना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी नहीं बैठूंगी। इनफैक्ट मेरी टीम भी मुझे नहीं बैठने देती है, ऐसा ही बोलते हैं मैम इधर आया करो, हमें अच्छा लगता है और लाइक आप जो कर मतलब इंस्पिरेशन मिलता रहता है सबको कि आप इतनी एज पे भी इतना दौड़ के भाग के काम कर रहे हो, तो दैट इज फाइन। एक कॉमन सवाल आगे के फ्यूचर के लिए, अभी स्वाद कुकिंग कहाँ तक जाएगा और स्नेहा ठक्कर कितना अपना एफर्ट्स और एक्सपर्टीज एंड स्किल्स देगी, ये सब ओवरऑल देखने के बाद एक आगे का विजन देखो तो एक सवाल है आपसे कि लाइफ में आगे जाके इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो आफ्टर ऑल हम जो ये सब भी चीज करते हैं ना, उसके पीछे मनी तो है ही है। मनी पावर अगर नहीं है आपके पास तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो। तो जो मनी आपको मिल रहा है, यानी कि आप जो अर्निंग कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे संभालना। क्योंकि मेरे माइंड में है कि लाइक जितना अर्निंग करना टफ है ना, इतना उसका मैनेजमेंट करना भी टफ है। मतलब कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो गए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े फैमिली में भी
दो भाई होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों के पास सेम अर्निंग होती, मतलब सेम हिस्सा लेके सेपरेट होते हैं, पर एक और सक्सेस होता है और एक नहीं होता है। रीजन वहां पे मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट है। तो वो चीज तो बिल्कुल है ही है। और इसके लिए मैं समझती हूँ जहां तक कि जो हमारी अर्निंग होती है उसमें से मैं ऐसा सोचती हूँ कि 10% हमारा स्पिरिचुअल में जाना चाहिए। सो हम कहीं पे, जैसे मेरी बर्थडे होती है या एनिवर्सरी होती है हमारी, या मेरे घर की किसी फैमिली की बर्थडे वगैरह होता है, तो भले हम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करते हैं, पर हमारा फिक्स है कि लाइक हम लोग कोई अनाथशाला में, स्कूल में जाते हैं, वहां पे जाके स्पोर्ट्स वगैरह का हमने फिक्स रखा है कि स्पोर्ट्स वगैरह का सामान लेके जाते हैं, उन लोगों को मतलब खेल कूद में एक्सपर्ट करते हैं, सिखाते भी है और फिर उनको दे के आते हैं। सो एटलीस्ट महीने हमारे साल भर में 4-5 बार तो मिनिमम इसी बहाने हो जाता है, हम उसको डिले नहीं कर सकते। फिक्स है कि बर्थडे एनिवर्सरी पे जाना ही है, तो वो चीज करनी चाहिए जिससे हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में और भी चीजें हम कर रहे हैं, और वैसी चीजों के लिए आपको इतना 10% निकाल देना चाहिए, या 5% या 2% जितना आप चाहते हो। एंड सेकेंड इज हमारे मेडिकल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी होनी ही चाहिए। सो हमारा मेडिक्लेम होना चाहिए, और जब भी हमको लगता है कि लाइक हमारा इमरजेंसी में कुछ आ गया, तो इतना अर्निंग करने के बाद एंड ऑफ द स्टोरी ऐसा ना हो कि हाय मेरे पास तो है नहीं, किसी के पास लेने जाना पड़े। तो वो चीज आपके कुछ परसेंट इसमें निकल जाने चाहिए। थर्ड इज कि हमारे जो बुजुर्ग है, लाइक हमारे माता पिता जो भी है, तो उनके लिए भी हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट में आता है। अभी तो मेरे सास ससुर मम्मी पापा कोई भी नहीं है, लाइक सब लोग की डेथ हो चुकी है, बट जब थे तभी भी मेरी स्ट्रगल जो थी तो वैसी थी कि लाइक मैं बताऊं कि हमेशा से मैंने ये सब चीजों में 1 स्टेप अहेड ही सोचा था कि एक स्टेप आगे जाना चाहिए। तो तब ऐसा था कि लाइक एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को अचानक से कुछ पार्टी चली गई मार्केट में, और उनको अचानक से एकदम सारी पार्टी जाने की वजह से लॉस हो गई मार्केट में। तब मेरा बेटा 12th में था, उसके भी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़े परसेंटेज, थोड़े जितने चाहते थे उससे थोड़े कम आए। तो उनका एक बार जो एडमिशन लेना है एक साइड पे, और एक साइड पे ये हो गया, और मेरे जो सास थे उसको बेड रेस्ट आ गया, उनको एक टाइप का टीबी हो गया। अब ये सारी सिचुएशन में मैं अकेली थी, और कुछ सेविंग था जिसकी वजह से मेरे फैमिली वापस ऊपर आ पाई, और कुछ सालों तक मैंने इतने अच्छे से हेल्पफुल हो गई फैमिली को कि मुझे मेरी फैमिली को गिरने का समय नहीं आया। तो इसके लिए सेविंग बहुत जरूरी है, और मैं सारी महिलाओं को या फैमिली को भी यही मैसेज दूंगी कि लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो डोंट गिव अप इन एनी सिचुएशन। अगर आप मतलब पीछे हट करते हो तो क्या होता है कि आगे आने का और अच्छा समय आने की तो कोई चांसेस ही नहीं होते। पर अगर ये सिचुएशन को आप लड़ते रहे, उसको पकड़ते रहे और लगे रहते हो, तो बुरा समय कब निकल जाता है और अच्छा कैसे आ जाता है वो आपको पता भी नहीं चलता है, जैसे मेरा आया है, राइट। तो ये सब आपको मतलब मैनेजमेंट में होना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल आपका ये सब सेविंग के बाद आपका मेन इन्वेस्टमेंट अच्छी चीजों पे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या गोल्ड हो गया, सो वैसी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कभी भी आपकी कोई सिचुएशन आ गई, अप्स एंड डाउन तो देखो लाइफ में या इसमें फैमिली में या तो आपके बिजनेस में आते रहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आपको वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी कि जिससे आप एकदम डिप्रेस हो जाओ, कि आपको ऐसा लगे कि अब क्या होगा आगे, गिव अप कर दो। Yes. कंपटीशन करें। यस, बिकॉज कहाँ पे कंपटीशन नहीं है। कोई भी बिजनेस में आप जाओ, इवन घर में भी कंपटीशन होती है, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसी कंपटीशन तो बहुत हुई है कि पर लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना 26 साल पहले, तब कुकिंग क्लासेस थे बट बहुत कम थे। पर फिर भी मैंने उस टाइम देखा था कि लाइक जो लोग चला रहे थे क्लासेस, तो शायद हो सकता है कि वो मेरे से पहले बाहर से सीख के आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। तब मुझे ऐसा था कि इन लोगों के सामने मुझे टिकना है। पर वो लोग थोड़े फ्री माइंडेड थे, मतलब फ्री थे कि
हमें सब कुछ आता है, हम सीख के आए हैं, सो वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और मेरा क्या था कि लाइक हार्डवर्क का नेचर था पहले से, और थोड़ा जिद्दी नेचर भी था कि मुझे जो चाहता है मतलब वो चीज मैं लेके ही रहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया था कि लाइक सूरत में नाम होना चाहिए, वैसा सोच के शुरू किया था। पर ऐसे सोचने से तो कुछ होता नहीं होता कि भाई हाँ सूरत में नाम होना चाहिए। बट मैंने सोचा कि कैसे हो सकता है, कंपटीशन में कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी तो जो थी हमेशा से, तो वन स्टेप अहेड की, हमेशा एक कदम आगे रहो, एंड चेंज इज अ नेसेसरी। सो हमेशा चेंज लाना भी बहुत जरूरी होता है। तो हुआ क्या कि मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो लोग ने कोई ज्यादा चेंज नहीं लाए, और लाइक वो लोग जो करते थे वही करते रहे, और मैंने वन स्टेप अहेड सोचा और मैं चेंज लाती रही। फॉर एग्जाम्पल कि वो लोग घर में क्लास लेते थे, मैं भी घर में लेती थी। मेरे घर में 30 to 35 मेंबर्स को मैं बिठाती थी। फिर मैं एक बार डाकोर गई दर्शन करने के लिए, तो वहां पे श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं, रणछोड़ राय जी के दर्शन होते हैं। तो मेरे को पहले से वो केओस और रश वाला पसंद नहीं था, तो धक्का मुक्की में मैं गई नहीं। और उनका एक वहां पे फैसिलिटी है कि पीछे की साइड पे एक बड़ा सा मिरर लगा होता है जी, और अगर वहां पे आपको नहीं जाना है तो आप मिरर में से दर्शन कर सकते हो। तो मैं मिरर में दर्शन कर रही थी, पर एक था ना वर्कोहॉलिक भी थी, जैसे मेरा बेटा अभिवत्सल ठक्कर मेरी कंपनी का सीईओ, वो भी इतना ही वर्कोहॉलिक है, उसको मैंने ही वारस में दे दिया है सब। तो माइंड तो वहां पे ही चलता रहता था। दर्शन किया तो मैंने सोचा कि यार ये बढ़िया आइडिया है कि वहां पे भगवान है इतना दूर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इतना अच्छे से, जैसा वो लोगों को नहीं दिखता होगा इससे अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया होगा पता है, घर गई, लाइक घर जाके मैंने ऐसे मिरर सेट कर दिया कि कुकिंग में मेरे गैस में जो लाइक कढ़ाई वगैरह में जो तेल भी सेपरेट हो रहा है, कलर क्या है, सब कुछ दिखना चाहिए मेरे मिरर में। तो मैंने वो सेट करवा दिया मिरर, और वो मिरर सेट करने के बाद जो पीछे बैठे हैं ना उनको भी दिखता है कि यहाँ पे तेल सेपरेट हो रहा है, ये कलर है वो कलर है। धन्य एक स्त्री चाहे कुछ भी कर सकती है। और अभी के जमाने में ऐसा है कि स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है। अभी मेरे 5 स्टूडियो में टीवी स्क्रीन लगी है, पर तब टीवी स्क्रीन का कोई था ही नहीं। ये आइडिया मैंने लगाया, और फिर क्या हुआ पता है भाई, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तो है ना सब कुछ दिखता है, पीछे आराम से बैठे बैठे भी सब कुछ हमारे किचन का दिखता है, गैस के अंदर दिखता है। ऐसी बातें अंदर अंदर होने लगी, मेरे यहाँ स्टूडेंट बैठने लगे। देन सेकेंडली ये करने के बाद और आगे में बढ़ी, क्योंकि फिर क्या हो गया, टीवी स्क्रीन पे कुकिंग शो आने लगे, अगेन कंपटीशन। अब टीवी स्क्रीन पे घर बैठे वो आते हैं रसोई शो एंड बहुत सारे 2-3 शो स्टार्ट हो गए। अब मुझे लगा भाई यहाँ पे तो शो पे सब देखने लगेंगे, तो यहाँ कौन आएगा, इधर देख के कांच में देखना है, वहां पे टीवी में देखना है। देन वापस मैंने दिमाग लगाया हैंड्स ऑन। ओके, सो बोला कि आओ मेरे साथ काम करो, देखो, हाथ में फील करो, टेस्ट करो, वो सब आपको टीवी स्क्रीन पे। तो मेरा स्लोगन ही वो था, जब जब ऐड देती थी, आओ हैंड्स ऑन करो, खाओ पियो टेस्ट करो, पता चले कि कैसा बनता है। देन अगेन वो चीज, तो मैंने हैंड्स ऑन चालू कर दिया, आओ बनाओ सब कुछ करो। मतलब बदलाव बहुत जरूरी है। यस, बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ। अब हैंड्स ऑन मेरा देख के सब लोगों ने हैंड्स ऑन शुरू कर दिया, अब क्या करें। हाँ। अब हैंड्स ऑन शुरू हो गया तो मैंने फिर शुरू किया कि अभी कैफे और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भाग दौड़ लगी है, सबको खोलना है, पर किसी के पास नॉलेज नहीं है। देन मैंने सर्टिफाइड कोर्स सूरत में पहली बार मैं लेके आई कि यूएसए सर्टिफाइड कोर्स, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स इन फ्रूट प्रोडक्शन इन बेकरी, जिसमें टोटली हैंड्स ऑन करना है, आपको सीखना है, सारा कमर्शियल नॉलेज देना है, उनको थियरी देना है कि आपका सेटअप आप कैसे करोगे, वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करोगे, फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, कंपटीशन में अगेन कैसे खड़े रह पाओगे, सारी चीजें हम सिखाएंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको यूएसए का, और अमेरिकन होटल एसोसिएशन से हमारा एफिलिएशन है, गवर्नमेंट बीएसएस से हमारा एफिलिएशन है, सो वहां का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम उन लोगों को भेजते हैं 5 स्टार होटल्स में सीखने के बाद आईटी के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वहां पे वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं एंड बहुत अच्छा अपना खुद का
क्लाउड किचन, कैटरिंग या कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कैफे खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, इवन रेस्टोरेंट चलाते वो अपग्रेड हो सकते हैं. सो ये सब सर्टिफाइड कोर्स मैंने चालू कर दिया, जहाँ पे मैंने पाल में खोला था. जब मेरा Yes. बेटा मेरे साथ ज्वाइन हो गया तो वो अभी मेरा वत्सल मेरा सीईओ है मेरी कंपनी का. और उन्होंने जो चीजें मैं छोटे में करती थी सर्टिफाइड कोर्स वगैरह, उन्होंने डायरेक्ट एफिलिएशन के साथ बड़े उसके साथ स्टार्ट कर दिया. और अगेन लोग मेरे से पीछे रह गए. तो कंपटीशन जहां पे भी है वहां पे आपको वन स्टेप अहेड ऑलवेज सोचना पड़ेगा, तब रहना जाके पड़ेगा. आप उसमें टिक पाओगे. और एक गुजराती में कહેવત છે हाँ. કે હરીફોને ત્યાં પડ્યા પાથરિયા રહો, वो मैंने सीखा है. हरीफ होने था પડ્યા પાથરા यार રહो. रहो. वो तो 90s में शो मैंने बाहर तक से समझता. यानी कि क्योंकि मैं ना बिजनेस की ट्रेनिंग भी बहुत लेती थी, नॉट ओनली कुकिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए. कहीं पे भी कुकिंग की ट्रेनिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है, फीस नहीं खर्च करनी, इन्वेस्टमेंट करना है. मैं चली जाती थी वहां पे और वहां पे जाके मैं सीख के आती थी नया और इधर सिखाती थी. स्टिल अभी हमारी ये ट्रेनिंग चालू ही होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कभी भी सीखने में उम्र नहीं होती है, कभी भी इसमें के मामले में सेटिस्फाइड नहीं होना है. सीखते रहो. जिस दिन आप बोलोगे ना मुझे सब कुछ आता है, आप गिर गए. राइट. तो ये पढ़या पात्रा रहो, दैट मीन्स कि कंपटीशन जहां पे भी है, मतलब कॉम्पिटिटर जो है ना उसके ऊपर नजर रखना है. सतत नजर रखना है कि ये क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है इससे आगे मुझे करना है. वरना क्या होता है, हम बोलते हैं नींद में झपट जाते हैं. सो हम सोचते रहते हैं हम ही आगे, हम आई एम समथिंग, हम कुछ है, और दूसरे निकल जाते हैं. तो उसके लिए मैं नहीं, मेरी टीम को भी बोला है कि सबके ऊपर नजर रखना. और सब लोग, मेरी टीम मुझे आके बोलती है मैम यहाँ पे ये हुआ, मैम यहाँ पे ये हो गया, मैम यहाँ पे ये हो गया. आज के दिन में भी कॉम्पिटिटर के ऊपर नजर रखना, वो हमारे दुश्मन नहीं है, पर एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि इसके लिए हमें सबके ऊपर नजर रखनी पड़ती वैसे होने चाहिए ना कॉम्पिटिटर, उससे बिल्कुल. पता चलता तो है कि काम करने में और भी मजा आता है. या मजा आती है, स्किल्स निकलती है, एक्सपर्टीज निकलती है. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द महिलाएं एंड विमेनियाज. हाँ. एक मार्गदर्शन आप दो. यस, अगर जो भी फीमेल है उनको मैं एक ही बात बताऊंगी कि कभी भी सोच को गलत मत रखो. मतलब कि सोच को गलत मत रखो. हाँ सोचो, पर ये जो सोच आपकी है ना वो हमेशा से अपने खुद के लिए होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए. तब जाके आपको दूसरों की गलत सोच के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा. तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो और जो सोचना है वो अपने लिए सोचो, अच्छा और ऊंचा सोचो. વેરી નાઇસ. હવે થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરીએ, થોડુંક વાતચીતમાં. અમે તમને પૂછી છે કે રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન્સ, અમુક સામૂહિક સવાલો. ઓકે, બાળકો અત્યારે જંક ફૂડ થી બહુ જ આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે, નાના છોકરાઓ, મહિલાઓનો સવાલ છે કે હવે એને મેનિપ્યુલેટ કરીને જંક ફૂડ બતાવીને બટ અંદર હેલ્ધી ફૂડ ખવડાવવું હોય, તેના માટે કોઈ હેક છે? યસ, બિલકુલ છે. સો લાઈક તમારે જંક ફૂડ ખવડાવવું નથી અને હેલ્ધી ફૂડ ખવડાવવું છે, તો જંક ફૂડ એટલે એવું નથી કે બધું જ ખરાબ હોય, બટ એ જે વસ્તુ એ લોકોને ભાવે છે, લાઈક બટર છે, તો એ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે જે મલ્ટીગ્રેન્સ આવે છે કે વીટ ફ્લાર આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વ્હાઇટ સોસ બધાને ભાવે છે, તો વ્હાઇટ સોસ તમે મેદામાં પણ બનાવી શકો છો અને વ્હાઇટ સોસ તમે ઘઉંના લોટમાં પણ બનાવી શકો છો. એમાં બચ્ચાઓને ખબર નથી પડવાની કે આમાં શું છે, બટ ઓલવેઝ ટેસ્ટી બનાવો, ફ્રેશ બનાવો અને એને ભાવતું બનાવો. તો બટ ઓલવેઝ એ ખાશે જ, પણ તમે એના પર एकदम रिस्ट्रिक्ट કરી દેશો कि ये तुझे नहीं खाना है और आप बोलोगे यही घर में बनाएंगे और यही तुझे खाना है, तो आपको वो नहीं बताएंगे और बाहर खाएंगे. तो इससे अच्छा है कि बाहर वाला टेस्ट आप घर पे दो और उनको ऐसे समझाओ कि ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और नया खाना तो देना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियस देना पड़ेगा, पर उसकी लिमिटेशंस आप डिसाइड कर सकते हो कि हफ्ते में 2 बार तुझे खाना है या हफ्ते में 1 बार तुझे खाना है, पर खाना तो है ही.
बाकी के दिन आप ऐसे ट्विस्ट करके खिलाओ कि मल्टीग्रेन यूज करो, कि हमारे हेल्दी आटाज रागी एंड ऑल जो आता है उसी के अंदर स्प्राउट्स डालो या उसी के अंदर कुछ पनीर डालो, टोफू डालो, बटर के साथ बनाओ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड 5 क्विक ब्रेकफास्ट। 5 क्विक ब्रेकफास्ट इसमें आप बना सकते हो लाइक पनीर चिल्ला एंड इसके साथ आप बना सकते हो पनीर, क्योंकि हेल्दी होता है, पनीर के साथ बना सकते हो। सो पनीर टिक्का भी बना सकते हो एंड स्प्राउट सलाड्स बना सकते हो। एक वेज मंगोलियन कर सकते हो, इसमें ऑल वेजिटेबल्स आ जाते हैं और हल्के से सॉस के साथ उसको आप बना सकते हो। एंड साउथ इंडियन लाइक इडली हो गया, उत्तपम हो गया, सो वो खाना और वो खिलाना डिफरेंट वे से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दाल चावल ही आते हैं पर बच्चों का फेवरेट होता है, तो इसी में कुछ चीजें जो आपको खिलानी है वो डाल के डिफरेंट वे से आप स्नैक्स बना के उन लोगों को दे सकते हो। ये बच्चों का हो गया। हमारे लिए 5 क्विक ब्रेकफास्ट। हमारे लिए 5 ब्रेकफास्ट आपको क्या खाना है पहले वो बताओ, उस तरीके से मैं बताऊं। हम ना सुबह उठते ना सोचते यार क्या खाए क्या बनाए, बट आप हमें ज्ञान दो, बस ऐसे ही हाथ कर दो और 5 क्विक ब्रेकफास्ट दे दो। पर ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं ऐसे करूँ और 5 ब्रेकफास्ट बन जाए और आपकी थाली में आ जाए, ऐसा तो जादू मेरे पास नहीं है। बट यस, हमारा क्विक ब्रेकफास्ट देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जरूर है, स्वाद इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा का हमारा पेज भी है, जहाँ पे आपको सारी क्विक रेसिपीज हम डालते रहते हैं। इंस्टा पे भी स्वाद कुकिंग के नाम से हमारा पेज है। यूट्यूब पे हम डेली लाइव भी देते हैं और बहुत सारी रेसिपी होती है, वहां पे देख सकते हो। फिर भी मैं आपको अभी फिलहाल आपके लिए बताती हूँ कि जो भी ब्रेकफास्ट बनाना है 5 ब्रेकफास्ट में, तो लाइक आप इसमें मूंग बना सकते हो। मूंग में बहुत सारे वेजिटेबल डालो और बहुत अच्छे से मूंग को रेडी करके बनाओगे तो फुल ऑफ प्रोटीन के साथ एंड फाइबर्स के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल जब भी हमारे ब्रेकफास्ट बनते हैं ना तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, न्यूट्रिशन सारे होने चाहिए। वो चीजों को ध्यान में रख के आप हैवी ब्रेकफास्ट एक सुबह बोल भर के खा के निकलते हो तो बहुत अच्छे से पूरे दिन वो आपको जवाब देता है, राइट। देन आप खाखरा पिज्जा बना सकते हो। खाखरा पिज्जा इसलिए कि इसमें खाखरा अगेन व्हीट आ गया, बहुत सारे टॉपिंग्स अपनी मर्जी का आप कर सकते हो। और नॉट ओनली कि पिज्जा यानी चीज डालना है आपको, आप है ना उसके ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया ना कि गेहूं के आटे से हम बटर के साथ व्हाइट सॉस बनाते हैं और व्हाइट सॉस को ऊपर पोर कर दो एंड आपके खाखरा पिज्जा रेडी हो गया। तो कहीं पे कोई चीज ऐसी चीजें यूज नहीं करनी है, पर वो बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा। एंड आप लोगों को सैंडविचेस वगैरह खाने को तो मन करता ही है, तो क्यों नहीं खाए, राइट। तो सैंडविच खानी है तो व्हीट ब्रेड के साथ भी आप सैंडविचेस बना के उसके साथ उसको ले सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि चलो व्हीट ब्रेड भी मुझे नहीं खाना है, तो 2 छोटे छोटे साउथ इंडियन के चिल्ले बनते हैं, लाइक दाल चावल भिगो के हम उसी के बीच में सैंडविच का जो भी आता है वो सारे स्टफ करके एज अ सैंडविच का आप मजा ले सकते हो कि मैं सैंडविच खा सकती हूँ, मैंने खा लिया। तो वो सैंडविच भी आप खा सकते हो। एंड हमारा ऑल टाइम गुज्जू फूड होता है आलू पोहा और उपमा, और उसी में आप वेरिएशन ला सकते हो। छोले चना के साथ आप पोहा बना सकते हो। छोले पोहा यानी कि रात को आपने काबुली चना को भिगो दिया, अच्छे से सुबह में एक विसल मार दी और फिर उसके साथ बीटरूट थोड़े ग्रेट करके डाल दिए, थोड़े छोले चना जो है वो बॉईल करके डाल दिए और बाकी के जो हमारे एज इट इज हमारे आलू पोहा के मसाले वो ही डाल दो, तो आपके छोले पोहा हो जाएंगे। कभी आपने बीटरूट डाल दिया, कभी आपने ककुम्बर डाल दिया, कभी ऑल वेजिटेबल्स दूसरे जो फ्रिज में पड़ा है वो वेजिटेबल के साथ आप बनाओ। पर ऐसा नहीं लगेगा कि मम्मा डेली हमें आलू पोहा खिलाते, या हस्बैंड को ऐसा नहीं लगेगा कि डेली आलू पोहा खाना पड़ता है। तो वैसे क्विक रेसिपीज आप बिल्कुल बना सकते हो। ओके नाइस। तो मैं शेफ ना हो तो શું હોત? शेफ नहीं होत तो मैं डांस कोरियोग्राफर होत जरूर से, बिकॉज मेरा नेक्स्ट हॉबी वही है। और जब भी कुछ बचता है तो मेरे पाँव नहीं सीधे रहते हैं, शुरू हो जाता है या चाहे नवरात्रि है या चाहे 31 दिसंबर है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं शेफ नहीं होती तो डांस की मतलब कि नृत्य की उसमें एकेडमी में ही होती। आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड थाई फूड है, बिकॉज आई लव वेजिटेबल एंड आई लव कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट फ्लेवर। तो वो ऑल वेजिटेबल से बनता है और कोकोनट मिल्क से बनता है। तो थाई फूड मुझे बहुत ही पसंद है। जैसे थाई फूड मेरे सामने आता है तो वो डाइट फूड में भी आ जाता है और हेल्दी भी रहता है, पर मुझे खुद को पसंद भी बहुत है। फेवरेट इंग्रेडिएंट टू वर्क विथ के आ इंग्रेडिएंट સાથે મને કામ કરવાની બહુ જ મજા આવે। इंग्रेडिएंट आलू है मेरा, वैसे देखा जाए तो, और पसंद भी बहुत आलू है।
इंग्रेडिएंट को पर्टिकुलर देखो तो आलू बहुत पसंद है, आलू की कोई भी रेसिपी सामने आएगी मैं आई कैन स्टॉप, मैं खाऊंगी ओके, उसको। कॉमन मिस्टेक जो हर लोग करते हैं किचन में, क्या लगता है? कॉमन मिस्टेक में ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि नमक या मिर्ची ऐसे इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ उन लोगों को पता नहीं होता है कि मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमारे बेसिक कुकिंग भी एक क्लास है कि लाइक छोटे मतलब जो बच्चे बाहर पढ़ने जाने वाले हैं, सारे फ्रेशर्स आते हैं, उसको हैंड्स ऑन करवाते हैं। तो वहां पे हम एक रेशियो उनको समझाते हैं कि आप जितनी हल्दी डालते हो तो हल्दी से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए धनिया जीरा पाउडर। ओके, और नमक होना चाहिए टेस्ट अनुसार, स्वाद अनुसार। तो ये अगर ये रेशियो आप समझ लेते हो तो आपके किचन में गलती नहीं होती और टेस्ट को बहुत जल्दी से आप पकड़ लेते हो और बनाना सीख लेते हो। ऐसे कौन सी डिश है जो लोगों को सीखनी ही चाहिए? सीखनी ही चाहिए, यस। हमारी सिग्नेचर डिश जो होती है, लाइक हमारे रीजन की जो डिश होती है, सो लाइक जो लोग गुजरात से है उसको गुजराती फूड करना सीखना ही चाहिए। जो लोग साउथ इंडियन है तो उनको साउथ इंडियन सीखना चाहिए। सो जहाँ के रिलीजियस मतलब जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ का फूड आपको कंपलसरी सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है, कितना भी आप इधर उधर का फैंसी फूड खा लो, पर आफ्टर ऑल आपका जो फूड है ना वो तो आप चाहते ही हो कि चलो अब बहुत हो गया, अभी हमारा खिचड़ी बना के हम खाते हैं या हमारा दाल चावल बना के हम खाते हैं। तो वो चीज जहाँ पे आप रहते हो वहीं का फूड जो है वो आपको पहले सीख लेना चाहिए। योर फेवरेट कुकिंग टेक्निक? मेरी फेवरेट कुकिंग टेक्निक, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, एक टेक्निक पे मैं फोकस ही नहीं कर सकती पर स्पीड मेरा जो है, हर चीज में मैनेजमेंट और स्पीड मेरी बहुत रहती है कि मैं ऐसे देख के भी टक 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 करके काट सकती हूँ, एंड बात करते करते भी मैं मसाला डाल सकती हूँ तो भी परफेक्ट बनता है। और फेवरेट टेक्निक जो है वो टॉस करना, कि अच्छे से टॉस करने से हमें लगता भी है कि हम शेफ हैं, और बहुत अच्छे से सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छे से टेस्ट इनहांस करता है। और एक और टेक्निक में जो फ्रेशर्स है या हाउसवाइफ है उसको बताना चाहूंगी कि जब भी आप मसाला डालते हो तो एक कटोरी में पानी ले लो, और जो मैंने रेशियो बताया वो रेशियो के हिसाब से आप हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर को डाइल्यूट कर लो अच्छे से चम्मच से। एंड डाइल्यूट करके जब भी आपकी रेसिपी में तेल के अंदर आपने मानो कि अदरक, लहसुन, प्याज उसको सौते करने डाला है, उसके बाद ये डाइल्यूटेड मसाला का वाटर डाल दो, और जैसे वो तेल में सेपरेट होता जाएगा ना, बहुत अच्छा कम मसाले में भी कलर आएगा, फ्लेवर आएगा। एंड अगेन वन टेक्निक इज कि कभी भी आप इसमें कुछ भी एड ऑन करते हो पानी, तो पानी कभी भी ठंडा नहीं डालना है। ये मेरी फेवरेट टेक्निक सालों से है। क्यों? पानी जैसे गर्म डालोगे वैसे वो और फ्लेवर इनहांस होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि आप सारी चीजें सौते करते हो, ऊपर से ठंडा पानी डालते हो तो वो पूरा धुल जाता है और वापिस वो तक मतलब उबलना शुरू होता है, टाइम लगता है और पूरा मसाला बैठ जाता है। तो ये सारी टेक्निक है कि मसालों को डाइल्यूट करना एंड टॉस अच्छे से करना एंड गर्म पानी डालना। ये सब चीजें मेरी तो लाइक मेरी नहीं, मेरी टीम के हाथ में भी ऐसी आ गई है कि रोज इसी से ही हमें फटाफट कुकिंग करना है। और अब ना मैं आपको 4-5 बहुत ऐसे अटपटे फनी क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? ऐसा कोई स्पाइस जो आपको लाइफ टाइम तक वर्क करना है मसाले के साथ, कोई एक मसाला जो आपको सौंप दिया है, वो कौन सा मसाला होगा जिसके साथ आप पूरी लाइफ काम करना चाहोगे? मिर्ची। ओके, हैव यू एवर हैड किचन डिजास्टर जो आपको बहुत हंसाया हो? एक बार ऐसा हुआ था कि लाइक मैंने सबसे पहले केक बनाना शुरू किया था। तब केक मेरी बनी और बन के मतलब 1-1.5 घंटा हो गया, मैंने मेरा काम निपटा लिया और मेरा टाइम सेट कर दिया था। और फिर मुझे लगा था कि अभी केक हो गई होगी, मैं आई तो देखा तो केक बना ही नहीं था बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ मेरा ओवन बिगड़ गया था, बंद था, मुझे पता ही नहीं चला, लाइट हुई और तुरंत बंद हो बंद हो गई गया। होगी और मुझे पता ही नहीं था। हाँ। और मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ केक निकाल के गई क्योंकि सारा एकदम नया नया था, तो मुझे लगा मस्त मस्त फूली होगी, मस्त बनी होगी, पर केक वैसे का वैसा ही वैसे का था। वैसा ही था। पर बनने के बाद कोई ज्यादातर डिजास्टर नहीं हुए નહીં हैं। हुआ है. ઓકે, સુરતના તમે જમણ જોવો ને અત્યારે એક સ્ટ્રીટ પર જમવાનું ખુલી ગયું છે અને સ્ટ્રીટ ફૂડ ખુલી ગયા છે, નઈ ને કેવી બધી વસ્તુઓ ખુલી ગઈ છે જે વિચારી પણ ના હોય કે ઓહો આ પણ ખાવાની વસ્તુમાં આવે છે. તમે જોયું જ હશે, ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. ઓકે, તમને શું લાગે કોઈ હાસ્યપ્રદ ખાવાનું અત્યારે જે વેચાતું હોય સ્ટ્રીટમાં સુરતની કે યાર આ કઈ ખાવાની વસ્તુ છે, એવું કઈ છે તમારા માટે? अभी है ना, इसमें हास्यास्पद में ऐसा हो जाता है कि अभी हर जगह पे चीज एंड मेयोनीज का कॉम्बिनेशन, ओके, हर जगह पे चीज एंड मेयोनीज, इनफैक्ट पानी पूरी में भी चीज डाल के खिलाते हैं। यस, तो वो बहुत मतलब हास्यास्पद से ज्यादा बहुत ही वियर्ड लगता है हाँ, कि ऐसा क्यों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जो चीज जिसमें है उसमें हम रहने देते तो बहुत ज्यादा बेटर होता। तो हर चीज में अगर डोसा है तो डोसा में वो चीज हम डाल देते हैं, मेयोनीज डाल देते हैं, ये चीज डाल देते हैं। सो पानी पूरी में भी यही हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वो कभी भी मत करो और मत नहीं ही होना चाहिए। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी के लिए खाना बनाने को बोले तो आप क्या बनाओगे और कौन सी सेलिब्रिटी के लिए बनाओगे? मुझे रणबीर बरार के लिए बनाना है, हाँ, अगर चांस मिले तो। और उनको खुद को नॉर्थ इंडियन फूड बहुत पसंद है क्योंकि वो बंदे पंजाबी ही है, पंजाबी है. तो मैं पंजाबी जरूर बनाऊंगी क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट भी नॉर्थ इंडियन फूड में बहुत ज्यादा है। ઓકે 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 અને લાસ્ટ બે ક્વેશ્ચન સ્પેશિયલી અમારા ટીમ તરફથી છે કે ભાઈ અમે બધા જાતે જ જમવાનું બનાવીએ, જમવામાં મીઠું વધારે પડી જાય તો શું કરવાનું? अभी फिलहाल मैंने उसी का रील शूट किया है तो इंस्टा पे आ ही जाएगा, पर बता देती हूँ अभी कि अगर बहुत लोगों को, पूरी टीम को नहीं, घर पे भी हमसे भी कभी हो जाता है, अगर नमक ज्यादा हो जाता है हाँ. तो अगर ग्रेवी वाली कोई भी रेसिपी है, ज्यादा ग्रेवी जिसमें होती है दाल कढ़ी या सब्जी, तो उसमें आपको आटा लेना है, आटे की लुई बनानी है थोड़ा सा पानी डाल के, और 2-3 लुई बना के आपको उसमें डाल देनी है, राइट, और उसको अच्छे से उबालना है। तो ये जो लुई होती है ना, वो पूरा मसाला खींच लेती है। फिर टेस्ट करके अगर कुछ ज्यादा कम हो गया तो वो वापस आप डाल सकते हो, पर एक बार नमक तो आपका निकल जाता है। अगर आटा नहीं है तो एक कच्चा आलू छील के उसको काट के 2 टुकड़े इसमें डाल दो तो भी वो निकल जाता है। और अगर कोई ड्राई रेसिपी है, मानो कि भिंडी की सब्जी है, या ऐसा है कि जिसमें आप दोनों में से कुछ भी वर्क नहीं करेगा, तब आपको थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है। खट्टाई जो है वो खारास को काटती है, तो आपको उसमें नींबू निचोड़ देना है, या खट्टा थोड़ा दही डाल देना है, या फ्रेश क्रीम अगर जो रेसिपी में जाता है तो वहां पे फ्रेश क्रीम फ्रिज से निकाल के डाल दो, मलाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी टेस्ट को बैलेंस करता है। और एक लास्ट क्वेश्चन, रोटली बड़ी रहे तो શું करवाना? ये अगर रोटी अगर आपकी जल गई है तो उसको आप और जलाओ और उसका चूरा बना के उसका चिवड़ा बना सकते हो। क्या बात है, मतलब कोई फूड वेस्ट नहीं हो सकता, जाना चाहिए। मतलब अगर आपके सामने कोई भी ऐसा फूड रख दो कि भाई ये वेस्टेज है, आप कुछ ना कुछ कर ही दोगे। या बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है। Oh my God, फिर तो मैं क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। Okay, so शो ने एंड करता पहला 2 words for the soul spark. સોલ સ્પાર્ક, okay, let me tell you. સોલ સ્પાર્ક, હવે સોલ સ્પાર્ક માં જ્યારે તમારા લાઈફની આત્મા જ્યારે જાગી, જ્યારે તમારા છોકરાનો ઇન્સિડન્ટ થયો એના પછી જ્યારે સ્નેહા ઠક્કર, શેફ સ્નેહા ઠક્કર બની, એ હતો સોલ સ્પાર્ક. So now 2 words for soul spark. Yes. So सोल स्पार्क मतलब कि मेरा बेटा था और उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे जो डर लगा, जो डिप्रेशन आया, और मुझे लगा कि अभी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और मेरी आत्मा में से एक आवाज आई कि स्नेहा उठ, तेरे को कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिला, मेरे भैया से, मेरे हस्बैंड से, और उन्होंने बोला कि तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और एक स्पार्क हो गया मेरे
Life अंदर में। एंड देन स्टार्ट माय जर्नी। जो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई है आज, एक सक्सेसफुल जर्नी हम बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि अभी आगे बढ़ना है, अभी आगे बढ़ना है। पर लोग देख के बोलते हैं कि लाइक मैम आपने जो किया है, हम आपसे इंस्पायर्ड है, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। और नहीं सिर्फ मेरी जर्नी मैंने सक्सेस की है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, पर मेरे आजू बाजू वाले लोगों को जब मैं इंस्पायर करती हूँ, और मेरे जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे डिप्लोमा के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखते हैं, सो एटलीस्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ से सीख के अपनी जर्नी मेरी तरह स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी मुझे बहुत खुशी है। उनका भी शोल जग चुका है, आत्मा में स्पार्क आ चुका है। एंड आई विश कि आगे के 2 साल में मैं चाहती हूँ कि और 2-3 लाख लोगों को मैं मेरा जो स्वाद इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्ट्री एंड कुलिनरी आर्ट है वहां पे मैं और मेरा बेटा वत्सल ठक्कर हम दोनों मिलके ये फूड इंडस्ट्री को बहुत सारे ऐसे शेफ दे जो अपनी करियर बनाए, अपने करियर में आगे जाए, सक्सेस हो। मेरी दुआएं उनके साथ है, मेरी विशेष उनके साथ है, क्योंकि आज मेरे यहाँ जो लोग सीखने आते हैं ना, तो उनका हमारे फीडबैक फॉर्म पे एक सेंटेंस होता है कि मैम आप हमें माँ की तरह सिखाते हो। तो आज मैं सबकी माँ बन ही चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ पे भी है खुश रहे, और मेरे बच्चे अपनी करियर बहुत अच्छे से बनाए, और लाइफ में कभी भी हमारी नॉट ओनली मेरी टीम की स्वाद की कभी भी जरूरत है तो हम यहाँ पे हैं, हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम खुशी खुशी इनको हेल्प करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। क्या बात है। एंड द सोल स्पार्क टॉक शो एंड व्हिच इज पावर्ड बाय शाज इन्वेस्टमेंट। यू नो આપણે વાત કરી કે ભાઈ સેવિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ જરૂરી છે તમારી સ્ટોરી સાથે, રાઈટ લાઈફ राइट। સો વન વર્ડ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર फ्यूचर। यस, सो जैसे मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज अ नेसेसरी, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज अ लाइफ। ओके, इन्वेस्टमेंट इज अ लाइफ। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपकी लाइफ बहुत आगे जाएगी। ऑफ कोर्स आप साज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू Yes, सो मच, thank you so much, Yami. Nice to talk to you. थैंक यू मैम।